सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके बारे में आते जाते हो ही नहीं सकता पिछले एक हफ्ते में किसी ने सुना ना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर 190 से ज्यादा पिटिशंस इस समय सुप्रीम कोर्ट में फाइल्ड है, जिसको सुप्रीम कोर्ट सुनने की डेट उन्होंने दी है 19 मार्च, विच इज गोइंग टू बी टुमारो। कोई भी लॉ समझने के लिए, उसको जानने के लिए, उसका ऑब्जेक्टिव जानने के लिए अगर आप रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को फॉलो करते हैं तो उस आए हुए लॉ का ऑब्जेक्टिव देखा जाता है और कई बार ऑब्जेक्टिव समझने के लिए उसकी हिस्ट्री ट्रेस बैक की जाती है। मतलब उस लॉ को बनाने के पीछे का रीजन क्या था और पूरी हिस्ट्री क्या थी, जब कोई जरा सा भी कंफ्यूजन होता है कि ये लॉ किस बारे में बात करता है। अब यहाँ तो कंफ्यूजन दूर की बात है, डायरेक्ट प्रोटेस्ट चल रही है इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट। इनफैक्ट अभी से नहीं, 2019 से चल रही है। 2019 से क्यों चल रही है? क्योंकि 12 दिसंबर 2019 को ही इसको प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया था। कोई भी लॉ जब बनता है तो दोनों हाउसेस उसको पास करते हैं, लोकसभा राज्यसभा, एंड फाइनली उसको जब असेंट या अप्रूवल मिलता है प्रेसिडेंट का, तब जाके वो एक्ट बन पाता है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को या CAA को ऑलरेडी प्रेसिडेंट असेंट मिल चुका है 12 दिसंबर 2019 को। तो इतना टाइम क्यों लग गया उसको लागू करने में? द मेन एंड सिंपल रीजन वाज कि रूल्स उसके अंडर नहीं बने थे, जिसको बनाने में टाइम लग रहा था, फॉर्मुलेट करने में टाइम लग रहा था। जैसे ही वो रूल्स बने उसको लागू कर दिया गया और अभी वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जहां वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, वहीं बगल वाले स्टेट असम में बहुत ही बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट की जा रही है CAA के अगेंस्ट। ठीक है, आपको बाकी की सारी इंफॉर्मेशन सब जगह मिल जाएगी, न्यूज चैनल, न्यूज रिपोर्ट्स, एवरीवेयर यू सी, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको हर जगह मिल जाएगी। आज के इस वीडियो का द एंटायर पॉइंट इज कि ये CAA आया कैसे और क्यों आया, इसके पीछे की हिस्ट्री या स्टोरी समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग विथ सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट इंडिया में स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट करने का मेन मुद्दा ही ये था, द पार्टीशन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब पार्टीशन हुआ 1947 में, तो उसको दो तरीके के लोगों को डिवाइड किया गया। सबसे पहले, और दो वेव्स ऑफ माइग्रेशन हुई। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव करना। पहला वेव हुआ, वो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही बंटवारा या पार्टीशन हुआ तो मोस्टली, और ये ऑफिशियल डेटा के हिसाब से है, मोस्टली मार्च 1947 में जो मैक्सिमम हिंदूज या सिख थे जो कि पाकिस्तान में थे, वो उठकर पाकिस्तान छोड़कर इंडिया में माइग्रेट कर गए। तुरंत जैसे ही बंटवारा हुआ तो काफी ज्यादा वायलेंस भी हुआ था, काफी ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था बिगाड़ के भी पार्टीशन के टाइम पे मैक्सिमम लोग अपने हिसाब से माइग्रेट कर गए थे। जिनको पाकिस्तान में जाके बसना था वो वहां चले गए, जिनको हिंदुस्तान में आके बसना था वो हिंदुस्तान आ गए। तो पहला वेव ऑफ माइग्रेशन 1947 मार्च में हो चुका था। यहाँ पे सब कुछ ठीक चला, हालांकि सरकार ने बोला था कि आराम से रहें, अभी एकदम से भगदड़ ना मचाएं, हम आपको परमिट देंगे, हम आपको सिटीजनशिप देंगे जब आपको आना होगा। बट स्टिल एक पैनिक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। हम खुद आज के सिनेरियो में अगर इमेजिन करके देखें कि कल को बंटवारा हो रहा है, स्टेट्स में ही हो रहा है अगर मान लो, और आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पे रहना है, तो लोग कौन वेट करेगा, किसमें इतना पेशेंस होता है? तो पहला वेव ऑफ माइग्रेशन 1947 में हो गया। प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई? जब सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेशन आया। सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेशन जो कि 1948 के आसपास आया, इसमें मैक्सिमम जो थे हिंदू सिख, ये लोग अपनी जगह पहुंच चुके थे। और इनको अब इमेजिन करो, पाकिस्तान में कोई रहने वाले हिंदुस्तान आ गए, उनकी हिंदुस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनका कोई घर बार नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनका कारोबार कुछ नहीं है। तो सरकार क्या कर रही थी, जो हिंदुस्तान के लोग जो कि ज्यादातर मुस्लिम्स थे, जो इंडिया छोड़ के जा रहे थे, उनके घरों में इनको, जो पाकिस्तान से आए हैं हिंदू और सिख, उनको रिहैबिलिटेट कर रही थी। अब इन घरों में जब रिहैबिलिटेट किया तो 1948 में जो सेकेंड वेव आई, दूसरी वेव ऑफ माइग्रेशन, इसमें जो मुस्लिम्स इंडिया से उठ के पाकिस्तान चले गए थे, वहां पर जो भी रेफ्यूजी कैंप्स थे, वहां पे हालत बहुत ही खराब थी, उनकी सरकार मेंटेन नहीं कर पा रही थी। तो 1948 में एक बार जाने के बाद उनने रिटर्न इंडिया में आने की कोशिश की। जब ये रिटर्न इंडिया में आने की उनने कोशिश की, तब सरकार को समझ में आ गया, और मेनली जो उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू,
उनको ये दिखाई दिया पहले से ही कि वायलेंस या कम्युनल वायलेंस होने के बहुत हाई चांसेस। क्यों है? क्योंकि इनके जो घर थे इंडिया में वहां पर रिहैबिलिटेट कर चुके हैं, और यहाँ पर रिहैबिलिटेट कर चुके हैं, तो जो लोग अपने घर छोड़ के आए थे वो वापस आ रहे हैं, तो इतना सारा संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। ना सिर्फ मुश्किल फॉर द इकोनॉमी एंड द गवर्नमेंट मैनेजमेंट, बट इवन फॉर कम्युनिटी। तो यहाँ पर कम्युनल वायलेंस होने के बहुत हाई चांसेस थे, और यही कॉन्वर्जेशन हुआ पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल में। उन्होंने बोला कि ये जो अब मुस्लिम्स मोस्टली वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान जाकर एक बार वापस आ रहे हैं, ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है। ये इतनी लंबी जो मैंने स्टोरी सुनाई, इसके पीछे का पॉइंट ये था कि जो सबसे पहला ग्राउंड रूट ऑफ सिटीजनशिप लॉ बनाया गया था, दैट वाज नॉट इन इटसेल्फ सेक्युलर इन नेचर। अब ये डिबेट फाइनली होके सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते। हम सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं हिस्ट्री को देखते हुए कि ये आया कहां से, इसका इंटेंशन क्या, कैसे समझे हम। तो इसका इंटेंशन हमको सीधा समझ में आ रहा है कि इसके बाद ना सरकार ने बैठ के दिमाग चलाया कि इसको तो इस चीज को रोकना पड़ेगा, वरना कम्युनल वायलेंस होने के बहुत हाई चांसेस है, हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो जाएगी। इस चीज को रोकने के लिए लाया गया परमिट सिस्टम। 1948 में ये सिस्टम लाया गया, जुलाई 1948 इनफैक्ट। इस सिस्टम को बोलते हैं परमिट सिस्टम। ये परमिट सिस्टम कुछ 5 तरीके की सिटीजनशिप देता था अगर कोई, और अच्छा इंपॉर्टेंट चीज एक और, 2 पाकिस्तान थे उस टाइम पे, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट। तो जो आज की डेट में हम जिसको पाकिस्तान बोलते हैं, दैट इज वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान वाज जो आज के डेट में बांग्लादेश है, उस टाइम पे वो भी पाकिस्तान था। तो ईस्ट पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटीज थे या हिंदू और सिख थे जो अभी तक इंडिया में माइग्रेट नहीं कर पाए थे, जबकि वेस्ट पाकिस्तान को पूरा मौका मिला था 1947 तक ही, इनफैक्ट 1948 तक भी, कि जिनको आना है आप आ जाओ। तो मैक्सिमम माइग्रेशन वेस्ट पाकिस्तान से हो चुका था। अब वहां से जो मुस्लिम्स लौट रहे थे उनको एक तरीके से रोकने का तरीका निकाला गया परमिट सिस्टम। लेकिन ये परमिट सिस्टम इतना स्ट्रिक्टली ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगाया गया, क्योंकि वहां अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रोसिक्यूशन या भेदभाव फेस करके इंडिया लौट कर आ रहे थे। तो ये दोनों जगह पे अलग अलग सिस्टम लगाया। इस परमिट सिस्टम में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो ये था कि नो पर्सन, कोई भी इंसान को अलाउड नहीं होगा वेस्ट पाकिस्तान से इंडिया आना विदाउट परमिट। और परमिट देते थे इंडियन हाई कमीशन या तो लाहौर या कराची में। अब यहाँ पे एक जो लूप होल या एक जो कड़ी थी मेन, जिसके थ्रू सरकार रोकने का ट्राई कर रही थी इतने सारे रेफ्यूजीज या इमिग्रेंट्स को, वाज कि परमानेंट रीसेटलमेंट, एक तरीके से सिटीजनशिप फिर लेना। तो परमानेंट रीसेटलमेंट के लिए किसी भी इंसान को, मान लो पाकिस्तान से उठ के इंडिया आ रहे हैं ना, तो आपको अगर परमानेंटली रीसेटल होना है, कभी वापस नहीं जाना, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि एप्लीकेंट जो भी अप्लाई करेगा उसको दिखाना पड़ेगा एक तो उनका रिलीजन, आपको अपना रिलीजन डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और आपको इंडिया में अपनी प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी जो विच बिलोंग्स टू यू एंड यू वांटेड टू गो बैक टू। तो आपको आओगे अगर, आपको दिखाना पड़ेगा, आपका रिलीजन डिस्क्लोज करना पड़ेगा और अपनी प्रॉपर्टी के डिटेल्स बताने पड़ेंगे कि ये रही मेरी प्रॉपर्टी इंडिया में, मैं वापस यहाँ पे जाना चाहता हूँ। इन दो और इसके अलावा भी काफी सारी कंडीशंस लगाकर ही परमानेंट रीसेटलमेंट परमिट मिलती थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये परमिट मिलना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ये होने के बाद भी फाइनली 1985 में सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया गया असम अकॉर्ड लाने के लिए। अच्छा, यहां तक बात खत्म हो गई तो हमको समझ में आता है कि सिटीजनशिप लॉज जो इंडिया के हैं वो शायद शुरू से ही इतना ज्यादा सेक्युलर नेचर के नहीं थे। तो एक डिबेट जो सीएए के अगेंस्ट होती है विच इज अबाउट सेक्युलरिज्म। तो यस, इन प्रेजेंट डे, आज की डेट में अगर बोले कि शायद ये थोड़ी अनसेक्युलर बात करता है, क्योंकि ये 6 माइनॉरिटीज को जिनको एक्सपेडाइटेड सिटीजनशिप दे रहा है। एक्सपेडाइटेड सिटीजनशिप मतलब फटाक से समझ लेते हैं, सीएए बेसिकली कर क्या रहा है। सीएए बोल रहा है कि अगर आप 31 दिसंबर 2014 के पहले इंडिया में आए हैं 3 कंट्रीज से, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान,
इन 3 कंट्रीज से। और किस तरीके के लोग या कौन सी रिलीजियस कम्युनिटीज? 6 स्पेसिफिक, क्रिश्चियंस, पारसीज, बुद्धिस्ट, जैन, हिंदूज एंड लास्टली सिख। तो ये 6 कम्युनिटीज में से अगर आप इन तीनों कंट्रीज में से रिलीजियस प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हो और आप आए हो, तो आपको इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हो तो कायदे से एक प्रोसेस होती है बाय नेचुरलाइजेशन। मतलब कोई भी इंसान जो इंडियन ओरिजिन का नहीं है उसको 12 साल इंडिया में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही उनको सिटीजनशिप के लिए कंसिडर किया जाएगा। इन लोगों की प्रोसेस को एक्सपेडाइट कर दिया है। मतलब CAA अब क्या करने वाला है, इस 12 साल को रिड्यूस करके 5 साल कर दिया है। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपको 5 साल इंडिया में रहे हो तब भी सिटीजनशिप दी जा सकती है। दिस वाज द एंटायर पॉइंट। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा था कि यहाँ पे मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो जब हमने हिस्ट्री देखी तो हमको समझ में आया कि उतना पहले परमिट सिस्टम 1948 की बात कर रहे हैं, तब जो परमिट सिस्टम निकला था वो भी एक तरीके से निकाला गया था टू स्टॉप मैक्सिमम नंबर ऑफ मुस्लिम रेफ्यूजीज फ्रॉम इनफिल्ट्रेटिंग इनटू इंडिया। अच्छा, सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट एंड सबसे बड़ा मुद्दा है और जिसके वजह से जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आसाम में बहुत ज्यादा दंगे या प्रोटेस्ट हो रहे हैं जबकि वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट कर रहे हैं, दैट वाज जो मैंने बताया ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, आज के डेट में बांग्लादेश। बांग्लादेश की जब आजादी की लड़ाई हुई थी, वॉर हुआ था प्रॉपर, उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग, क्योंकि हम बॉर्डर शेयर करते हैं और वही बांग्लादेश के ही बगल में आसाम है, तो वहां से जब वॉर स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोग बांग्लादेश के जो थे वो भागकर आसाम आ गए बचने के लिए। बहुत बेसिक ह्यूमन नेचर होता है, तो बचने के लिए आसाम आ गए वो। उस टाइम पे क्या हुआ, जो भी लोग आसाम में आए उसमें आसाम के जो खुद के लोग थे उनको ऐसा लगा कि हमारी घर छीन रहे हैं, ये हमारी लैंग्वेज बर्बाद कर रहे हैं, हमारा कल्चर बर्बाद कर रहे हैं, और हम किसी भी स्टेट की एक इकोनॉमी होती है वो ढंग से सस्टेनेबल तरीके से चल पाए, इसके लिए ये जरूरी है कि उस स्टेट में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन रहे जो सरकार मेंटेन कर पाए। सडनली बहुत बड़ी अगर भीड़ आ जाती है तो मुश्किल हो जाता है मेंटेन करना। तो वहां पे स्टार्ट हुआ असम एजिटेशन। ठीक है, इस एजिटेशन को खत्म करने के लिए, बेसिकली प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए सरकार ने असम गवर्नमेंट के साथ एक अग्रीमेंट किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और असम एजिटेशन के बेसिकली जो लीडर्स होते हैं उनके साथ एक अग्रीमेंट किया और उस अग्रीमेंट को नाम दिया गया असम अकॉर्ड का। ये जो असम अकॉर्ड था ये लोगों को जो बांग्लादेश से भाग के आ रहे थे वॉर के टाइम पे, उन लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता था। सबसे पहले पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो असम में आए थे 1 जनवरी 1966 से पहले। कहां से? बांग्लादेश से, और तब से वहीं रह रहे थे, उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, इंडियन सिटीजनशिप। तो पहले कैटेगरी ऑफ पीपल ये हो गए 1 जनवरी 1966 के पहले आए थे। दूसरी कैटेगरी ऑफ पीपल जो 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद से लेकर 25 मार्च 1971 के बीच में आए थे, फॉरेनर्स हैं, लेकिन बेसिकली असम में आए और वहीं रह गए और पूरा इंटेंशन है उनका वहीं पर बसने का, तो उनको सारी की सारी इंडियन सिटीजन्स की राइट्स दी जाएंगी। और अगर 10 साल तक ही वो असम में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं तो उनको वोटिंग राइट्स भी दे दी जाएंगी। दूसरी कैटेगरी ऑफ पीपल। तीसरे होते हैं जो इस डेट के बाद आए, मतलब 25 मार्च 1971 के बाद आए, इनको एज फॉरेनर्स रिकॉग्नाइज करके बाकायदा इंडिया से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये असम अकॉर्ड था। अब CAA और असम अकॉर्ड के बीच में आपको अभी तक समझ में आ गया होगा क्लैश क्यों हो रहा है। ये क्लैश इसलिए हो रहा है क्योंकि असम अकॉर्ड जो डेट सेट करता है उसके हिसाब से मार्च 1971 के बाद आए हुए सारे के सारे फॉरेनर्स को अलग से रिकॉग्नाइज किया जाएगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में बाकायदा पूरा उनकी मेंटेन की जाएगी। और 1951 और 2019 में 2 बार गिनती भी हो चुकी है इन लोगों की कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस डेट के बाद आए एंड दे आर फॉरेनर्स, उनको डिपोर्ट करने के लिए गिनती करनी पड़ती है ना, तो ये 2 बार सेंसस हो भी चुका है। इस असम अकॉर्ड के हिसाब से इस डेट के बाद आए सभी लोगों को कायदे से डिपोर्ट करना पड़ेगा।
सीएए क्या बोलता है, अगर आप 31 दिसंबर 2014 के पहले इंडिया में आ चुके हैं, इन 3 कंट्रीज में से हैं और इन 6 माइनॉरिटीज में से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको सिटीजनशिप एक्सपीडाइटेड फॉर्म में दे दी जाएगी। तो अब 2 डेट्स के बीच में यहाँ क्लैश हो रहा है। असम अकॉर्ड के हिसाब से इस डेट के बाद कोई भी आया डिपोर्ट करो, सीएए के हिसाब से इस डेट से पहले मतलब 1971 के बाद कोई आया तो भी वो इस डेट में कवर हो रहा है, 2014 से पहले आया तो सीएए के हिसाब से भैया उनको सिटीजनशिप दो, असम अकॉर्ड के हिसाब से उनको डिपोर्ट करो। तो यहाँ पे इन दोनों लॉज के बीच में हो रहा है क्लैश, टू द पॉइंट कि असम के चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया है कि अगर कोई भी ऐसा इंसान जिसका नाम एनआरसी में फॉरेनर के नाम पे दर्ज है उसको सिटीजनशिप दी जाती है तो मैं रिजाइन कर दूंगा। इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है। 2 मेन रीजंस या 2 और पॉइंट्स जिसके ऊपर बात चलती है, उनमें से एक था जिसपे हमारी सरकार ने रिप्लाई दिया है, वो रिप्लाई मैं आपको बताना चाहूंगी। पहला मेन क्वेश्चन जो आ रहा था वो ये था कि मुस्लिम्स को क्यों बाहर रखा गया। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में बहुत ज्यादा फेमस हुआ वो इंटरव्यू, उसमें हमारे होम मिनिस्टर जो है मिस्टर अमित शाह, उन्होंने बोला है कि इन तीनों कंट्रीज में मेजॉरिटी या ये तीनों कंट्रीज प्रीडोमिनेटली इस्लामिक कंट्रीज हैं, खुद को बोलती हैं ये इस्लामिक कंट्रीज, तो यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है। हम देना चाहते हैं शरण या प्रोटेक्शन उनको जो माइनॉरिटी में है और जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन फेस करते हैं। तो यहाँ सीधा सीधा बाहर हो गया। अब यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा लूप होल है कि ऐसे कंट्रीज में भी, जैसे कि आप हो गया म्यांमार, वहां पे रोहिंग्यास बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूटेड है रिलीजियस बेसिस पे, तो आपने इनको क्यों नहीं कवर किया। दूसरी बात, अफगानिस्तान में अहमदियास, भले ही वो मुस्लिम्स हैं लेकिन वहां पर माइनॉरिटीज है वो, और उसी के साथ साथ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन फेस करते हैं, उनको क्यों नहीं कवर किया। ये सब लूप होल्स या क्वेश्चन सवाल उठाए जाते हैं। दूसरी चीज क्रिश्चियंस के ऊपर आती है कि क्रिश्चियंस के पास तो बहुत सारी दुनिया में ऐसी कंट्रीज है जहां पे मेजॉरिटी रिलीजन उनका क्रिश्चियन है, तो आप इंडिया में क्यों उनको जगह दे रहे हो, आप वहां उनको जाने दो ना। इसमें उन्होंने ये जवाब दिया था कि कोई और रीजन नहीं है, बस इन तीनों कंट्रीज के साथ हम बॉर्डर या सरहद शेयर करते हैं, तो इंसान सबसे पहले बचने के लिए बॉर्डर पार या तड़ी पार करके बगल वाली कंट्री में जाता है। तो जस्ट बिकॉज क्रिश्चियंस के लिए शायद ये पास पड़े, शायद उनको ज्यादा फीजिबल पड़े, इसलिए कोई और दूसरा इंटेंशन नहीं है। तो ये जो 2 मेजर रीजंस या सवाल निकल के आते हैं इसकी बात चलती है। एक और सवाल जो खड़ा हुआ है विच इज ऑन CAA is related to Article 14. Article 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी सबको प्रॉमिस करता है। सबको मतलब आप इंडिया के सिटीजन हो या ना हो, हर इंसान को आर्टिकल 14 में अधिकार दिया गया है। तो अब ये सवाल खड़ा होता है एंड इसमें भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं कि क्या ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है लॉ या नहीं। इस चीज में द सुप्रीम कोर्ट मेजर बहस जो होने वाली है इज गोइंग टू बी ऑन दैट ओनली कि आर्टिकल 14 में जो राइट टू इक्वालिटी है उसको वायलेट करता है CAA। मेन चीज या टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये होगा। सेकेंड मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो सकता है ऑन सेक्युलरिज्म, कि ठीक है हिस्ट्री जो भी हो, आज के डेट में हम इंडिया को सेक्युलर कंट्री बोलते हैं, आपने जो लॉ बनाया है वो इंडिया के सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट जाके बात करता है, दूसरा पॉइंट ऑफ डिबेट। थर्ड हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं असम अकॉर्ड के बेसिस पे, यहाँ क्योंकि सीधा सीधा हमको क्लैश दिख रहा है दोनों डेट्स में, तो या तो हो सकता है डेट CAA में रिवाइज की जाए या कोई एक एक्सेप्शन क्लॉज या रूल इंक्लूड किया जाए स्पेसिफिकली रिलेटेड टू असम अकॉर्ड। What I see is probably CAA will be implemented, but असम अकॉर्ड के को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें कुछ एक छोटा सा एक्सेप्शन क्लॉज एक्सेप्शन रूल डाला जा सकता है।